नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है, उन साथियों के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे आज की इस क्लास में, जो कि साथियों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तक जो आपका पेपर हुआ है और पेपर हो रहा है, उसमें जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक्स को कवर करके टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है ये, तो आपको देखना ही है। आप हमें इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। इसके अलावा मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी करवा दिए हैं करेंट अफेयर्स और साइंस के, उसको आप जरूर से जरूर देख लेना आपके पेपर से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष होने पर क्या होता है? बताइए, दूरदृष्टि दोष होने पर क्या होता है? देखिए, जब दूरदृष्टि दोष होता है ना साथियों, यानी जिसको आप जो है, देखिए दूरदृष्टि दोष जब किसी को भी होता है तो उसमें होता ये है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की गोलाई भी कम हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसको मायोपिया के नाम से आप जानते हैं। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि के उपचार के लिए करते हैं। याद रखना, इसमें होता यह है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला है, किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना, इसी को तो विवर्तन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवर्तन। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा साथियों। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद जो सबसे कम झुकने वाला प्रकाश है वो कौन सा होता है भाई? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग सबसे कम झुकता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछे सबसे अधिक कौन सा रंग या कौन सा प्रकाश झुकता है, तो याद रखिएगा बेगनी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है? तो लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का धनात्मक चिन्ह होता है वह यही बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। यही बताता है ना कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है, इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। बिल्कुल। वाहनों के साइड में इनका उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ भाई, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसके अलावा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। आवर्धन यानी एम का सही सूत्र क्या है? ध्यान से देखिएगा, आवर्धन का सही सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ए में लिखा हुआ है एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, बिल्कुल सही है। बी में लिखा हुआ है एम बराबर माइनस भी बाई यू होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, कौन सा सही दर्पण सूत्र है जब यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी व एफ दर्पण की फोकस दूरी है? तो आप सभी जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है ना। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, त्वरण को किससे अधिसूचित किया जाता है? देखिए, त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है। त्वरण को आप कैसे संकेत करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं? तो त्वरण यानी एक्सेलेरेशन, जिसको स्मॉल ए से जो है आप संकेत करते हैं। भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन जड़त्व का उदाहरण है? बताइए, इनर्शिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है जड़त्व का उदाहरण? देखिए, न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मेज पर रखी स्थिर पुस्तक। बिल्कुल, ये जड़त्व का उदाहरण है। मेज पर रखी स्थिर पुस्तक, ये जो है जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए, उस बल को क्या कहते हैं? वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए, उस बल को क्या कहते हैं?
तो इसी का तो संतुलित बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, संतुलित बल। आगे देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह नियम कौन सा है? यानी F = m/a। बताइए कौन से नियम का यह उदाहरण है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के दूसरे नियम से, तो द्वितीय नियम का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक फेमस एग्जाम्पल, जैसे कि जब कोई भी क्रिकेट खेलते हो ना आप, तो क्रिकेट में जब कोई भी फील्डर कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ते वक्त वो हाथ को अपने पीछे की ओर खींचता है। यही तो न्यूटन के दूसरे गति का नियम का उदाहरण है, कल भी आपसे पूछा था पेपर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, द्वितीय नियम। आगे देखिए, हवा के बहाव की दिशा में या हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है? देखिए, हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, घटती है। ध्वनि की चाल ज्यादा से कम से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में यानी सॉलिड में, उसके बाद होता है साथियों लिक्विड में, और फिर होता है गैस में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है? बताइए, कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि को एकत्रित करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप बता सकते हो। आंसर बताइए क्या होगा? बाहरी भाग। देखिए, कान का जो बाहरी भाग होता है, जिसको कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं, जिसको पिन्ना भी कहते हैं, पिन्ना, ठीक है, वहीं से ध्वनि को एकत्रित किया जाता है। तो बाहरी भाग करेक्ट आंसर होगा। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 20 kg है, उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग क्या होगा? संवेग यानी P बराबर होता है m/v। m का मान 20 kg और वेग आपको 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, तो संवेग क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था ना, संवेग क्या होता है? m/v होता है, तो m भी केवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग, देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है, तो वस्तु का वेग क्या होगा? यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है, तो भाई वस्तु का वेग क्या होगा? तो एक समान त्वरण होगा ना इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समान त्वरण। निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से गति का सही समीकरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है v = u + at, जो कि गति का पहला समीकरण है, यही आपका सही है। बाकी ये दोनों गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों? पूछा जा रहा है, बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए, केल्विन होता है ना, केल्विन करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा साथियों, आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखो, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में क्या होगा? अब मैंने कितनी बार बताया है कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो सिंपली उसमें आप 273 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 351 केल्विन आपका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर यानी लंबवत है, 90 डिग्री यानी लंबवत है, तो इस पर बने तो कार्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। F बराबर, देखिए वर्क बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, F × d × cos थीटा, ठीक है, cos थीटा ये होता है साथियों। और यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री है ना, cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, d का मान जितना भी हो, f का मान कितना भी हो, आप सभी को पता है, कोई भी वस्तु को जब आप 0 से गुना करते हैं तो मान आपका 0 आता है ना, तो इस क्वेश्चन का भी मान आपका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किस किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh, यानी ये देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। याद रखना, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल भी शून्य नहीं है और विस्थापन भी शून्य नहीं है, लेकिन कार्य शून्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो यही होगा भाई, अभी मैंने बताया था कार्य शून्य कब आएगा? जब वो लंबवत होगा,
यानी 90 डिग्री पर होगा। बल और विस्थापन लंबवत है, इसका मतलब यही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रतिरोध हमेशा चालकता के साथ कैसा होता है? देखिए प्रतिरोध जो होता है ना साथियों, हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, व्युत्क्रमानुपाती। टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं, फिलामेंट के रूप में, विद्युत हीटर में नहीं, विद्युत मोटर में नहीं। ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट आंसर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है? बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है भाई? धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होती है। इसमें धारा समान होता है ना, और विभवांतर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, घरों में कौन सा विद्युत संयोजन होता है? जो घरों में हम वायरिंग कराते हैं उसमें कौन सा संयोजन होता है? तो इसमें साथियों क्या होता है? देखिए करेक्ट आएगा, समानांतर क्रम संयोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किया था किसने? तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा ऑरस्टेड ने। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। तो ये जो परमाणु संख्या है ये कौन सी संख्या होती है? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। यानी उस तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होगा वही उस तत्व का परमाणु संख्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऐसा कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया है, बताइए पहला ऐसा कण कौन सा है जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, इलेक्ट्रॉन। याद रखिए इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, लेकिन ये माइनस में होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं, यह किसने बताया था? बताइए पल्म पुडिंग नियम, ये किसने दिया था? वाटरमेलन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जे थॉमसन ने दिया था भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जे थॉमसन। देखिए कोयले से संबंधित सही कथन कौन सा है? ए में लिखा हुआ पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, बिल्कुल सही है। लिग्नाइट इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बिटुमिनस इसमें कार्बन 70 to 85% तक होता है, यह भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि एंथ्रेसाइट जो होता है यह सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है जिसमें 95% से अधिक प्रतिशत कार्बन होता है। नेक्स्ट है, ऐसी अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है, बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक भी है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है ग्रेफाइट। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किस रोग में होता है? किस पढ़ना किस रोग में होता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग में होता है? याद रखिएगा कैंसर के उपचार में भाई, कैंसर करेक्ट आएगा। अत्यधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका पोटासियम सबसे ऊपर, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम। ये तीनों सबसे अधिक क्रियाशील है। इतने क्रियाशील होते हैं कि ये ठंडे पानी में भी अभिक्रिया कर लेती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप जरूर देख लेना पेपर से पहले। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए राइट होगा एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण के निर्माण में सर्वाधिक कौन सी धातु का उपयोग होता है? साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई विद्युत उपकरण के निर्माण में सर्वाधिक कौन सी धातु का उपयोग होता है? राइट होगा कॉपर का, कॉपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है? देखिए ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है? तो ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वो है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो इनमें से कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है क्या कहलाते हैं भाई? देखिए वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है उसको लुईस अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा लुईस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल को डैश उपयोग में लिया जाता है? भाई ऑक्जेलिक अम्ल को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो देखिए कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है?
तो मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेकिंग पाउडर। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। जब किसी भी अम्ल को किसी भी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? देखिए राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्लोरीन का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होता है? कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, बताइएगा। चूने का जो पानी होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, जिसको सिलेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O। और जो POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O। याद रखना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है आंसू गैस क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है, बिल्कुल सही है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं, बिल्कुल उपयुक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? बताना है आपको, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? आहार का निर्माण, गैसों का विनियमन, जल का वाष्पन, ये सभी हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य है, लेकिन खाद और जल का चालन ये प्राथमिक कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? देखिए एक वास्तविक फल जो होता है ना, कब निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता? याद रखिएगा साथियों, कवक। कवक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग कैसा होता है? बताइए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग होता है वो क्या होता है भाई? प्रकाश होता है। और याद रखना, मानव आंख जो होता है ना, ये 380 से 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य का पता लगा सकती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं। यही कथन तो गलत है, क्योंकि प्रवाल अलवणीय जल में उग ही नहीं सकता है यार, उसको नमक वाला पानी ही चाहिए प्रवाल को। यही गलत है, आगे का चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? तो साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी में N2O5। देखो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा है, O5 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ए में लिखा है यह ग्रेफाइट से कठोर होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट की होती है, बिल्कुल। यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है, यह गलत है, क्योंकि हीरे से ज़्यादा ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है, न कि साथियों हीरा जो है ग्रेफाइट से अधिक। यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी के बराबर। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र उन्नति दोनों की। अगला है, निम्न में से किससे आग को जल्दी या सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो इनमें से आग को सबसे जल्दी किससे बुझाया जा सकता है? तो उबलते हुए जल से। क्यों? क्योंकि देखिए उबलता हुआ पानी जो होता है ना, ये बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न करता है, जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को ठंडा भी कर देता है और बुझा भी देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? देखिए उबलते जल में तो होता ही है, भूमि और समुद्री मंथन में भी होता है, वक्ता भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण में भी होता है, लेकिन साथियों ऑप्शन नंबर डी देखिए, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना यह संवहन के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? देखिए
ए में लिखा हुआ है आलू में आंख का पाया जाना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका या भूमिकाएं निभाई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में कोलोस्ट्रम है, नवस्तन यानी बच्चे के जन्म के बाद का तुरंत का दूध, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, जीव द्रव्य, जिसकी खोज 1839 में नहीं, इसका नामकरण 1839 में पुरकिंजे ने किया था, याद रखना। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा है? तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग राइबोसोम, ठीक है, माफ करना केंद्रक, और सबसे छोटा होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो भाई ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं, जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया भी याद रखना। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? देखिए राइट होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण अभी मैंने बताया था, जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों करेक्ट होगा। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी? मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है। तो देखिए वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी 1955 के दशक में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से होते हैं? साथियों हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कल भी पूछा गया है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, खुरदरी यानी एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये खुरदरी होती है। और ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसमें वसा और लिपिड्स की प्रचुरता होती है, जिसके कारण ये चिकनी होती है। नेक्स्ट है, जूल प्रति केजी किसकी एसआई इकाई है? देखिए जूल प्रति केजी ये गुप्त उष्मा की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुप्त उष्मा। जूल प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड जो है ये शक्ति, सामर्थ्य, पावर जो भी आप बोल लो, उपयुक्त तीनों का एसआई मात्रक है। गॉस किस भौतिक राशि की एसआई मात्रक है? देखिए गॉस जो है ना, ये चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो इसको आइसोटोप कहते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु द्रव्यमान समान व संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो इसको आइसोबार कहते हैं, ये भी सही है। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है भाई। नेक्स्ट है, परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। चौथी कक्षा यानी KLMN 4 कक्षा ही होती है, चौथी कक्षा यानी 4 का पूछा है, इसको निकालने का सूत्र 2n²। 4 का स्क्वायर आपका होता है कितना? 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए करेक्ट होगा बोर बरी स्कीम के नाम से। नेक्स्ट है, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? साथियों परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला जो कण होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है, अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज से। और नाभिक की खोज कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी, ये भी आप याद रखना। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है? देखिए कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है? तो इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर होगा। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? धातु का जो ऑक्साइड होता है साथियों, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? देखिए धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बताइए वे कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? देखिए राइट होगा सिल्वर व गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है? बताइए ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? तो ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं भाई।
नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन, ब्रोस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होता है। तो ब्रोस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार, देखिए अम्ल प्रोटॉन दाता होता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने वाली प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीनीकरण करेक्ट आंसर होगा। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है, बताइए। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्रास नली, जिसको इसोफेगस कहते हैं आप। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट होगा साथियों 7 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्र किससे बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका हूं भाई। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, देखो साफ साफ पता चल रहा है, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन शामिल होता है। तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा, खनिज, लवण भी चाहिए, विटामिन और जल भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है। देखिए राइट होगा, क्वासी-योरकर बीमारी। ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है कहाँ पर। देखिए राइट होगा, सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर ए, जिसको बुद्धि चतुराई का केंद्र कहते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए करेक्ट होगा, बंद परिसंचरण तंत्र, मनुष्य और पक्षियों में, याद रखना। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो कीटों में, तितलियों में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभीयों में। नेक्स्ट है, रक्त बनावट में किस तरह का होता है। तो रक्त जो होता है यह बनावट में साथियों गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी होता है, लाल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है। देखिए इनमें से कौन सा अवयव है जो कि रक्त में नहीं पाया जाता है। तो प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा तो पाया ही जाता ही है, प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। क्वेश्चंस कैसे थे, आपको वीडियो कैसा लगा है। मैंने बहुत ही कम समय में आपको पूरे 100 क्वेश्चन 25-26 मिनट में 100 क्वेश्चंस का रिवीजन कराना अच्छे तरीके से, ये इससे फास्ट और नहीं हो सकता है। और एग्जाम टाइम में आपका समय बचे, यही मेरा टारगेट रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।